हेलो गाइस, दिस इज मी सारम खान एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इंग्लिश। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्ट काफ़ी एक पेचीदा मसला होता है, बहुत सारे लोग फंसते हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट को पकड़ने में पकड़ने में प्रॉब्लम इसलिए होता है जिस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है, इसके डेफिनेशन की वजह से ही लड़के पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट का परिभाषा आपने क्या सुना होगा? ऑब्जेक्ट का परिभाषा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का परिभाषा आमतौर पे ऐसे दिया जाता है। ऑब्जेक्ट का परिभाषा ऐसे कि जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो होता क्या है, ये जो डेफिनेशन है, ये जो परिभाषा दिया गया है, ये कम उलझाऊ नहीं है। लड़के इसी को पढ़ पूरी तरीके से उलझ जाते हैं, क्योंकि असल में होता है क्या है कि क्रिया का प्रभाव सिर्फ ऑब्जेक्ट पर ही नहीं जाता है, क्रिया का प्रभाव सब्जेक्ट पर भी जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, आप सेंटेंस लिखिए कि मैंने 4 रोटी खाई, मैंने 4 रोटी खाई। अब जरा आप इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा। जब आप लिखते हैं कि मैंने 4 रोटी खाई, क्रिया तो यहाँ पर है खाना, और इसका प्रभाव कहाँ गया? इसका प्रभाव तो सबसे ज्यादा इधर दिखाई दे रहा है मुझ पे, क्योंकि 4 रोटी मैंने खाई, पेट मेरा भरा, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा प्रभाव तो यहाँ मैंने पर चला गया। तो क्या मैंने ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं। आपको पता है मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो ये जो परिभाषा है ना, गलत नहीं है बट भ्रामक है, मतलब उलझा देने के लिए काफी है। तो इस खाना का प्रभाव दो तरफ गया है, एक मैंने पर गया है और एक रोटी पर गया है। क्यों? रोटी भैया खत्म हुआ, पहले 4 रोटी प्लेट में था, अब चारों का चारों रोटी खत्म हो गया, तो प्रभाव रोटी पर भी है और प्रभाव मैंने पर भी, तो प्रभाव दोनों पर आता है। इसलिए अच्छा होता कि इसका परिभाषा इस प्रकार से कर दिया जाता कि सब्जेक्ट को छोड़कर जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को छोड़कर इस पर भी प्रभाव गया है ना, तो ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, यही से कहते हैं। इस प्रकार से कुछ परिभाषा होना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर आप परिभाषा में उलझना नहीं चाहते तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, जिस बेस पे बड़ी ही आसानी से आप पकड़ पाएंगे किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट पकड़ना क्यों जरूरी हो जाता है? कई चैप्टर्स जो होते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। जैसे वो जो नरेशन है या वॉइस है, या इसके अलावा एनालिसिस वगैरह या सिंथेसिस वगैरह भी, आगे के बहुत सारे चैप्टर्स पूरी तरीके से आधारित है ऑब्जेक्ट के ज्ञान पर। ऑब्जेक्ट का सही ज्ञान होना बिल्कुल जरूरी है। आगे देखते हैं। तो मैं ट्रिक क्या बताऊंगा? मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, और ये क्या और किसे, ये दो ऐसे शब्द हैं जिसके बेस पे आप ऑब्जेक्ट को पकड़ पाते हैं। हालांकि कई किताबों में अब इस वर्ड का जिक्र होने लगा है कि ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए क्या और किसे का इस्तेमाल कीजिए। पुरानी किताबों में, यानी आज से 10 साल पहले जो किताबें पब्लिश हुआ करती थी, उसमें कहीं पर भी इस ट्रिक का चर्चा नहीं किया गया। लेकिन नए जो राइटर्स थे, जो नई किताबें छप रही है, उसमें इन दोनों शब्दों का यूज हो रहा है कि आप क्या और किससे ऑब्जेक्ट को पकड़ लीजिए। और ये सही भी है कि क्या और किसी के बेस पे ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, राम ने मुझे एक कलम दिया। अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखिए तो आप ना एक काम कीजिए, इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो क्या है? दिया। और सब्जेक्ट क्या है? राम। इन दोनों को पकड़ लीजिए और इसको या इसको जोड़कर एक सवाल बना लीजिए। जैसे कहिए राम ने क्या दिया? क्या दिया? तो क्या का जवाब हो जाएगा? एक कलम। तो एक कलम आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राम ने किसे दिया? तो मुझे दिया, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ गए और पकड़े भी गए। कभी कभी लोगों को ये लगता है कि सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर जो सेंटेंस में है वो ऑब्जेक्ट ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए इन दो तरीकों का इस्तेमाल करना है, क्या और किसी से जोड़कर सवाल बनाना है। और अगर उसका जवाब आए तो समझिए उसमें ऑब्जेक्ट है, और अगर जवाब नहीं आए तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बड़ा सा सेंटेंस लेते हैं। सीता 5 वर्षों से पटना में पढ़ा रही है। ये बड़ा सा सेंटेंस लेते हैं, पटना में पढ़ा रही है। आपको लगता होगा कि सीता सब्जेक्ट हो गई
और पढ़ाना वर्ब हो गया तो कहीं ना कहीं इतना कुछ बचा है, 5 बचा है, वर्षों बचा है, पढ़ना बचा है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट तो हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सवाल बना लीजिए, देखिए ये वर्ब है पढ़ाना और सब्जेक्ट है सीता। आप सवाल बता लीजिए सीता क्या पढ़ा रही है, कहीं जिक्र है इसमें कि सीता अंग्रेजी पढ़ा रही है कि उर्दू पढ़ा रही है कि संस्कृत पढ़ा रही है? बिल्कुल इसमें इसका जवाब नहीं है, सीता क्या पढ़ा रही है इसका जवाब नहीं है, तो इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। या अगर आप ऐसे कह दिए कि सीता किसे पढ़ा रही है, लड़कियों को पढ़ा रही है, लड़कों को पढ़ा रही है कि बुजुर्गों को पढ़ा रही है, किसे पढ़ा रही है, ये क्लियर नहीं हुआ है। इस लिहाज से इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो काफी आसान तरीका हो गया ये कि आपको ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए क्या और किसे जैसे दो शब्दों का इस्तेमाल कर लेना है। अगर इन दोनों का जवाब आता है सेंटेंस में तो वो ऑब्जेक्ट है, और अगर इन दोनों में से किसी का जवाब नहीं आता है तो समझ लीजिए एक सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। एक बताओ, एक सेंटेंस में 0 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं। कभी कभी किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है और कभी कभी किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो सकता है। एक बात और, ये जो मैंने बताई आपको कि ऑब्जेक्ट पकड़ने का तरीका है कि क्या और किसे के बेस पे आप ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे, इसमें एक और लोचा है। और वो क्या है कि एक तो ये पहला शर्त हो गया, ये शर्त नंबर, मान लीजिए ये शर्त नंबर 1 था, और शर्त नंबर 2 क्या है, शर्त नंबर एक और शर्त है शर्त नंबर 2, और उसमें ये है ना कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग, मतलब अलग अपनी वजूद रखते हैं, बिल्कुल अलग चीज होते हैं। तो ये दूसरा शर्त ये है कि देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो अलग अलग चीजें होती हैं, ये ध्यान से चीजें होती हैं, दो अलग चीजें होती। चलिए यहाँ पर अलग का स्क्वायर कर देते हैं, दो अलग अलग चीजें होती। इस बेस पे आप आसानी से इसको भी मतलब आसानी से पकड़ सकते हैं। इसका तो जवाब आना ही चाहिए, साथ ही साथ इस पर ये जो मैंने शर्त लिखा है ये भी ट्राई कर लेना आपको, दोनों शर्तें लागू होनी चाहिए तभी ये ऑब्जेक्ट है। और देखिए जो हमारा सेंटेंस है ये दोनों शर्तें मतलब कि दोनों शर्तों पर खरा उतर रहा है। जैसे राम ने मुझे कलम दिया, क्या दिया, कलम दिया, किसे दिया, मुझे दिया, ये तो हो गया। और ये देखिए दोनों अलग अलग चीज भी है, राम अलग चीज है, मुझे अलग चीज है, और एक कलम अलग चीज है, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, तभी जाके ये तीनों ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगी। और अगर ये तीनों ऑब्जेक्ट नहीं हुई तो फिर ये फिर तीनों अगर अलग अलग चीजें नहीं हुई तो फिर ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये कुछ और होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, अब यहाँ पे हम एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल के तौर पे राम डॉक्टर बन गया। सीता ने मुझे कप्तान बनाया। अब ये देखिए जरा सा, ये दोनों सेंटेंस को अब ध्यान से देखिए। राम डॉक्टर बन गया तो वर्ब तो है बन जाना, चलिए वर्ब तो है बन जाना, और सब्जेक्ट है इसमें राम। पहले आप यह शर्त लगा दो क्या और किसे, राम क्या बन गया, जवाब आ भी गया कि डॉक्टर बन गया। लेकिन डॉक्टर तो आ गया जवाब कि डॉक्टर बन गया, ठीक है। अब दूसरी शर्त इस पर लगाते हैं कि क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो अलग अलग चीजें होती हैं, क्या ये बात इस पर लागू हो रही है, क्या ये और ये दो अलग अलग चीज है? तो इस सेंटेंस में कम से कम राम और डॉक्टर दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो है ना वो राम ही तो बना है, राम यूज हुआ है डॉक्टर के लिए और डॉक्टर बना है राम के लिए, ये दोनों एक ही चीजें हैं, राम और डॉक्टर। इसलिए इस सेंटेंस में पहला शर्त तो पूरा कर दिया लेकिन दूसरा शर्त पूरा नहीं कर पा रहा है, और इसी बेस पे इसको हम ऑब्जेक्ट के लिस्ट से बाहर करते हैं। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं तो क्या है, ये है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पर एक डिटेल्ड मतलब इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगा अगले वीडियो में। डॉक्टर जो है ना एक ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि कंप्लीमेंट है। यहां देखते हैं, सीता ने मुझे कप्तान बनाया, क्या बनाया, तो कप्तान बनाया, ठीक है। किसे बनाया, मुझे बनाया। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि क्या और किसे दोनों का जवाब सेंटेंस में मिल गया है। दूसरा शर्त ये लागू करते हैं, हमने बोला कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो अलग अलग चीजें होती हैं, ये और ये दोनों अलग अलग चीज है, बिल्कुल है, सीता अलग है, मुझे ये मैं हूं, तो ये दोनों अलग अलग चीजें। अब ये कप्तान, कप्तान ऑब्जेक्ट तभी होता जब ये और ये भी अलग अलग चीजें होती, लेकिन देखिए ये और ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं बल्कि सेम है।
सीता ने कप्तान किसे बनाया? मुझे ही तो कप्तान बना दिया है। तो ये कप्तान ना मुझे ही के लिए आया हुआ, इसलिए कप्तान ऑब्जेक्ट नहीं है, मुझे तो ऑब्जेक्ट हो गया, मुझे ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि ये इससे अलग था। अगर ये इससे अलग हो जाता ना तो ये भी ऑब्जेक्ट हो जाता, लेकिन ये इसी से कनेक्टेड है, इसलिए ये भी क्या हो गया? कंप्लीमेंट हो गया। ये जो है ना, ये यहाँ पे कंप्लीमेंट है और ये यहाँ पर भी क्या था? कंप्लीमेंट था, कंप्लीमेंट था। तो इसको थोड़ा सा आप एक वीडियो में कितना सेंटेंस लिख के आपको समझाऊंगा। आपको ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा वाक्यों को पकड़िए और उसमें कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को पकड़ने का कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा आप प्रयास कीजिएगा उतना ज्यादा आपकी समझ विकसित होगी सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बारे में। तो ये कंप्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पे कंप्लीमेंट था। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट मैंने समझा दिया आपको, और ये कंप्लीमेंट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कम ऑब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और फिर कंप्लीमेंट को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इस तरीके से कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज आपके पास स्टोर हो जाएगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।